नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पूरे देश भर में लगातार जो खबरें हैं, सुर्खियां हैं, वो लगातार बन रही है और इससे हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, वो भी अछूता नहीं रहा है। जहां एक तरफ पक्ष की जो पार्टी है सत्ताधीश भाजपा, वो लगातार इसकी खूबियां बता रही है और वहीं विपक्ष जो है वो लगातार इसमें कमी और खामियां लगातार जनता के सामने पेश करने में लगा हुआ है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए और पक्ष और विपक्ष दोनों की राय समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता प्रियव्रत शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता गणेश यादव जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी, विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहा है, इसलिए मेरा सीधा और पहला सवाल आपसे ही है, खुश तो हैं आप? क्योंकि लगातार प्रोडक्ट्स को लेकर का तमाम सारी जो चीज़ें हैं उसमें कटौती बताई जा रही है, तो आप कैसा इसको देख रहे हैं? जी गणेश जी। सर देखो क्या है कि जीएसटी के अंदर कटौती की जरूरत आज नहीं थी। जरूरत बहुत पहले थी सर। एक्चुअली अभी आप बात करते हो महिला सशक्तिकरण की। ठीक है। महिलाओं को मजबूत करने के लिए महिलाओं को घर पे सिलाई से वो अपनी कुछ 2 रुपए की आमदनी करती है, जिससे अपना घर का खर्चा चलाती है। लेकिन आपने आज से पहले मशीन में जो सिलाई में सेट कर रखी थी 12%, जबकि आपको पहले से ये था। आज भी आपने 5% किया, वो बिल्कुल गलत है। आपको इसको 0% का। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो एक तरफ से, और ऊपर से आप जीएसटी रेट लगाते हो, तो ये बहुत गलत है। आपको दूध, आदमी की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। आपने शिक्षा पे जीएसटी लगा रखी थी, आपने पेंसिल पे जीएसटी लगा रखी थी, आपने इरेजर पे जीएसटी लगा रखी थी, आपने मैप पे जीएसटी लगा रखी थी 12-12%। तो कितना बड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। एक आम आदमी जो ग्रामीण परिवेश से आता है, उनके लिए शिक्षा के लिए पहले ही बहुत कम पैसे होते हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने 12-12% जीएसटी लगा रखी थी। आज आपने कम क्यों किया है? आप बिहार के चुनाव जीतना चाहते हो, इसलिए कम किया है। ठीक है, ये समझेंगे, लेकिन जीएसटी 2.0 को आप किस तरीके से देख रहे हैं, पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सर 2.0 एक तरीके से खाली चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है सर। आप समझो सर, आपने सीमेंट पे जीएसटी रेट कितने कम की? 10%। ठीक है। आपने 28 से उसको 18 पे कर दिया। आपने कोयले को कितना किया? 5 से 18 पे कर दिया। कोयले की रेट क्या है? कोयले की 5 से 18 किया आपने। कोयले में रेट कितनी बताई आपने? 13%। और आपने सीमेंट में कम कितना किया? 10%। सीमेंट में यूज क्या होता है? बहुत सारी चीज रॉ मटेरियल यूज होता है, उसमें कोयला भी यूज होता है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो आपने मतलब घुमा फिरा के वहीं लेके आ गए ना। जी, नहीं तो मैं, मेरे कहने का मतलब है कि लगातार विपक्ष द्वारा जब से जीएसटी 1.0 लागू किया गया था, तब से लगातार विपक्ष मांग उठा रहा था कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, इसमें सुधारों की आवश्यकता है। तो क्या वो सुधारों की, संशोधन की आपूर्ति इस 2.0 में नहीं हुई है गणेश जी? सर उस पे कुछ हुई है, पूरी नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे राहुल जी ने बहुत पहले ये बात बोली थी कि आपको अभी जीएसटी की 2 ही रेट्स ले आनी चाहिए थी, 5 और 18। जो आपने आज किया है वो हमारे विचार बहुत पहले से थे। जी। आपको देखना चाहिए कि रेटे की आप हर दिन नए चेंजेस कर रहे हो, नए प्रोविजन ला रहे हो। आपको खुद का नहीं पता कि आपको जीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे चलाना है, कैसे वो वर्क कर रही है, गवर्नमेंट का ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, पूरे मुद्दे का दूसरा पहलू समझने के लिए हमारे साथ प्रियव्रत शर्मा जी मौजूद है, भाजपा प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियव्रत जी। और आपने सुना गणेश जी ने क्या कुछ कहा। मेरा सीधा सा सवाल है, श्रेय किसको जाता है? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये तो राहुल गांधी का आइडिया था, ये तो कांग्रेस का आइडिया था। आपने विपक्ष की बात मान ली, काफी देर कर दी मानने में भले, लेकिन मानी तो विपक्ष की ही। किसको श्रेय जाता है प्रियव्रत शर्मा जी? जी। देखिए दुबे साहब, ये कांग्रेस क्या कहती है उस पर तो मैं अभी नहीं जाता हूँ। मैं स्पेशली जो आज से नवरात्रा का महापर्व है और उस पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने एक जो बजट जीएसटी बचत उत्सव के रूप में इसको मनाने की बात कही है, तो वो बहुत हद तक काफ़ी सही है। क्योंकि जो 99% दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो सस्ती हुई हैं। आज जाके आपने अखबार भी पढ़े होंगे तो सब कंपनियों ने यहाँ तक कि बोला कि ये मेरी पहले की रेट थी, ये मेरी अभी की रेट है। तो सबकी महंगाई भी कम होगी, सबकी निजी जो यूज की चीज़ें अपने घरों में जो यूज होती है 99% चीज़ें सस्ती हुई है। अब रही बात ये कि ये पहले क्यों नहीं कही, तो सब कोई भी चीज़ टैक्स, आज संविधान में इतने संशोधन हुए हैं क्या, नहीं हुए क्या? तो जीएसटी जब आई थी तब अपने जीएसटी का रेट क्या लगाया था कि हमारा एक्साइज ड्यूटी क्या था, कस्टम ड्यूटी क्या था, सर्विस टैक्स क्या था, उन सबको ध्यान में रखते हुए जितना टोटल आ रहा था उतना हमने जीएसटी की रेट इनपुट कर दी। क्योंकि उतना ही, उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं, उससे 1% ज़्यादा भी नहीं लगाया था। यदि आप तथ्य देखेंगे, मैं तो टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है कि तीनों चीज़ों को जोड़ करके ही और रेट डिसाइड की थी हर क्लास के ऊपर, हर एचएसएन के ऊपर। तो वो रेट से ज़्यादा जीएसटी तब भी नहीं लगाई थी। लेकिन अब
इनको कौन समझाए? सीधी सी गणित है। जब हमने 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी, $1.6 ट्रिलियन वो जीडीपी थी। आज हम $4 ट्रिलियन में बैठे हैं। तो जीडीपी के हिसाब से ही टैक्स का कलेक्शन होता है। बहुत सीधी सी बात, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जीडीपी से डायरेक्ट लिंक है। तो जो जीएसटी आने का एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि टैक्स में कोई इशू नहीं था, टैक्स की रेट में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, लोगों ने ट्रांसपेरेंसी रखी, लोगों ने समझा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतने विजन के साथ काम कर रहे हैं तो गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लोगों ने वेलकम किया और लोगों ने अपने बिजनेस को पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम से करके और जीडीपी में योगदान देना शुरू किया। तो जीडीपी आज अपनी इतनी बड़ी है, उसके बाद में जो कलेक्शन हुआ तो वो भी बढ़ा। तो होता क्या है, जब डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि आधारभूत सुविधाएं देश को मिले, देश की जनता को मिले, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, वहां की देश की सुरक्षा कैसे मजबूत हो, उसके ऊपर पूरा फोकस होता है। वो सब चीजें होने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी का भी एक ही सिद्धांत है कि अंत्योदय गत्वा अंत्योदय को हमें देखना है कि हमारे अंत्योदय मतलब लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है उसको फायदा कैसे मिले। तो जनता का धन जनता की सुविधा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के सदुपयोग के लिए शर्मा जी, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है। आप क्योंकि बता भी रहे कि आप आर्थिक जानकार है अच्छी तरह, तो मैं समझना चाह रहा हूँ जिन संशोधन का जिक्र लगातार कांग्रेस करती आई है जीएसटी को लेकर, क्या उसमें वाकई 8 साल लग गए दूसरा संशोधन के लिए या सुधारों के लिए? क्या वो 6 से 7 महीने में खत्म नहीं किया जा सकता था जिस अनुसार कांग्रेस कह रही है, इसका दावा कर रही है? जी सर, जो कह रहे हैं वो समझ नहीं रहे ना। अब तो बांध खा के आप कुछ भी बोल दो, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी, जब हमारी $1 ट्रिलियन जीएसटी जब हम आया था तब तो हमारा $2 ट्रिलियन इकोनॉमी था। उसके ऊपर जो टैक्स का कलेक्शन था वो तीनों टैक्स को जोड़ करके उतना ही कलेक्शन था। अब जो हमारी जीडीपी बढ़ी है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। आज देखो, हम उस समय 2014 में इनकम टैक्स का स्लैब किया था, आज 12 लाख के ऊपर आ गए हम। तो इनकम, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, खर्चा भी हुआ है, इनकम भी बढ़ी है। 2014 की इनकम क्या थी, आज 2025 की इनकम क्या है, हम आसपास में भी देखेंगे तो सबकी इनकम भी बढ़ी है। तो बाइंग कैपेसिटी भी लोगों की बढ़ी है। लोगों, भारत के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट है, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिला कि लोग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन लिंकिंग जो इंसेंटिव स्कीम है वो काफी काम कर रही है। तो जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स है। रही बात ये बोलते हैं कि सुधार करने के लिए, तो सुधार करने के लिए तो बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जीडीपी $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन डबल तो वैसे ही हो गई साहब। तो हमारा जब जिस दिन जीएसटी लगा था तो 90,000 करोड़ का 90,000 करोड़ का कलेक्शन था, 1 लाख करोड़ का, और अभी आज 2 लाख करोड़ का है। तो हम जो 24 लाख करोड़ का जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ 8 साल के अंदर, तो ये ग्रोथ है, कंट्री की ग्रोथ है। कंट्री की ग्रोथ है तो टैक्स की ग्रोथ भी है। टैक्स की ग्रोथ में ये और भी बढ़ेगी आगे, ये नहीं कि यहीं पे है। प्रियव्रत जी, 2 और सवाल है मेरे पास जो कांग्रेस और विपक्ष के आरोपों पर आधारित है। पहला सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये 2.0 1.5 तो नहीं, क्या अभी भी सुधारों की कोई गुंजाइश है जैसा कांग्रेस कह रही है? पहला सवाल। और दूसरा कि 2.0 ऐसे वक्त पे क्यों लाया गया जब ट्रंप टैरिफ की मार भारत झेल रहा है? ये 2 सवाल लगातार विपक्ष द्वारा और कांग्रेस द्वारा खासतौर पर आप पर उठाए जा रहे हैं। मैं आपके जरिए दोनों को समझना चाह रहा हूँ। जी सर, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि 1.2 और 2 के बाद में 3 भी आएगा, क्योंकि होता क्या है सर कि सतत प्रक्रिया है प्रकाश की। हमारा जो कंट्री, हमारा भारत देश है वो डेवलपिंग देश है। डेवलप होने तक 2047 में पूर्ण विकसित भारत होने की बात कही है मोदी जी ने। तो हम जो 4 ट्रिलियन पे बैठे हैं, तो क्या 4 ट्रिलियन पे रहेंगे 10 साल बाद में? 10 साल बाद में हमारी यदि 15 ट्रिलियन जाती है तो जीडीपी का जो अभी जो जीएसटी का कलेक्शन है 2 लाख करोड़ रुपया, हमने भले ही बोला कि 2.5 लाख करोड़ रुपए इस कैलकुलेशन के हिसाब से कम होने जा रहा है, लेकिन 10 साल बाद में क्या है, 2.5 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन, 24 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन रहेगा। ये कलेक्शन हो सकता है 80 लाख करोड़ का जाएगा। तो ये जीडीपी के हिसाब से कलेक्शन भी बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सतत प्रक्रिया है सुधार की। और हमारा एक ही उद्देश्य होता है, हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि जो भी संसाधन मिले उनको देश की प्राथमिक सुविधाएं हैं उसके ऊपर लगाया जाए, उसके बाद में देश की सुरक्षा भी ध्यान दिया जाए, और फिर उसके बाद में गरीब आदमियों को, देश के जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, उन लोगों तक कैसे उसका फायदा पहुंचाकर अंत्योदय के जो हमारा मूल विचार है उसको हम सक्सेस कैसे करें, तो उन लोगों को बराबर में कैसे लाएं। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, मीडियम में आए। प्रधानमंत्री जी ने बोला, अभी स्वदेशी की बात करी हमने कि स्वदेशी को यूज करो, क्योंकि ट्रंप टैरिफ पे आ जाता हूँ। ट्रंप टैरिफ, देखिए हमारे देश का सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना है। अमेरिका का सिविलाइजेशन 1776 का है, अपन सब जानते हैं, 200 साल पुराना है। तो अमेरिका हमें सिखाएगा क्या कि हमें व्यापार कैसे करना है? अब ये किसकी भाषा बोल रहे हैं?
हमारा ठीक है। हमारा 5,000 साल का सिविलाइजेशन, हम व्यापार के अंदर हमारा नैतिकता है, हमारे व्यापार में हमने कभी लाभ ठीक है, के लिए आपके काम नहीं किया, तमाम हमारे आरोपों व्यापारियों का, के अंदर तमाम नैतिकता तर्कों भी का है। जवाब भी जान लेते हैं। गणेश जी, अगर आपको मेरी तो आवाज़ हम आ क्या रही है, हम तो किधर जा आपने रहे हैं, सुना क्या हम कुछ प्रियव्रत जी ने अपना कहा? उनका सुनते हैं। स्पष्ट रूप से ये कहना है सर कि मैं आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे की कोई बुनियाद नहीं है। जी, बताइए गणेश जी। ये बस शर्मा जी ने भी मेरे को मैंने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने कहा, बोला कि जीडीपी को आगे बढ़ाना है तो टैक्स तो लगाना पड़ेगा, और सारी चीज़ों ने मुझे बताया कि, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जब एज ए सर्विस टैक्स था, जीएसटी से पहले क्या सर्विस टैक्स और वेट और एक्साइज चला करता था, एक्साइज आज भी चलता है, लेकिन वेट और सर्विस टैक्स चलता था। जो सर्विस टैक्स उनको पता नहीं शायद, जब पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या जनरल इंश्योरेंस जो पॉलिसी होगी उसमें 15% मैक्सिमम रेट थी, जो इन्होंने सबसे पहले 18% रेट करी इसके अंदर, जीएसटी के अंदर, है ना। तो इन्होंने पहले से ऑलरेडी 3% बढ़ा के बताया था, इसलिए इन्होंने कोई जनता के लिए अच्छा काम नहीं किया, इन्होंने रेट बढ़ा के। अगर इनको करना था तो 15 की जगह 12 कर देते ना, इन्होंने 18 क्यों किया? आप समझो ये सब चीजें क्या है कि फिर उन्होंने बोला कि अगर बढ़ाना है तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप आम जनता को लूटना चाहते हो। इनका कहने का मतलब है कि हम आम जनता को लूटना चाहते हैं कि मुझे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा कि 18% लग रही है या 28% लग रही है, 40% लग रही है। हम चाहते हैं कि आम जनता से जितना ज्यादा पैसा एक आदमी अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाता है। ये आप मानते हो सर? आपने भी करवा रखा, बाकी लोगों ने भी करवा रखा होगा। लेकिन अगर आप लोग उसके ऊपर भी जीएसटी लेके जनता से पैसे लोगे, कैसे काम चलेगा सर? आम जनता कैसे कैसे उन चीजों को वहन कर पाएगी? सर पर दूसरी चीज इन्होंने गणेश जी, मैं एक बताया चीज़ समझ नहीं कि पा सर रहा। उन्होंने एक गणेश चीज जी, बताई। मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ बोलना होगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जीएसटी का ये जो कॉन्सेप्ट है, वो तो आप खुद सीना ठोक के बोलते हैं कि भाजपा का नहीं है, ये तो कांग्रेस का है। 2006 में लाया गया था, मनमोहन जी के बिल्कुल, समय लाया गया था, चिदम्बरम जी ने इसको लाया था। तो ये तो खुद आप स्वीकार कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर। जी। लेकिन सर रेट 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 इंपॉर्टेंट है सर। जीएसटी मैं लेके आया हूँ, मतलब हमारी सरकार ने ड्राफ्ट किया, उसको तैयार किया, बस इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। लेकिन सर रेट इंपॉर्टेंट है ना, रेट तो वहां पे डिसाइड होनी चाहिए ना। रेट इन्होंने 18% लगाई है। बहुत सारी चीजों पे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे पहले आटा, दाल, गेहूं, क्या नाम है ये जी। आपका, जी। बहुत सी चीजों में जीएसटी था ही नहीं, वेट था ही नहीं। इन्होंने वेट में ये जीएसटी में लेके आए इनको। इन्होंने अब सबसे बड़ी बात देखो सर, अभी इन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स में जो भी स्टार्ट किया 2.0, इसमें इन्होंने क्या किया है कि शूज, जूते जिसको बोलते, जूते पे क्या किया इन्होंने, बोला हमने 12% से 5% पे किया। अब इनकी क्या आदत जाती नहीं है, इनकी आदत जाती नहीं है किस चीज के लिए, कि पहले बढ़ाओ फिर कम करो। ये इनकी आदत है सर। पहले ये पहले क्या होता था कि जूते में 2022 तक ये 5% हुआ करता था सर। 1000 रुपीज तक के में 5% हुआ करता था। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, इसको रेट को बढ़ा के 12% किया। अब वापस बोल रहे हैं 5% कर रहे हैं। तो सर ये तो एक जुमला है सर, आप समझो सर। ठीक है। ये कह रहे हैं प्रियव्रत मुझे अब प्रियव्रत जी, अभी। आपने सुना क्या कुछ गणेश जी कह रहे हैं? और सीधा आरोप है सर, कुछ बातें घुमा के नहीं बोली जा रही। सीधा कहा जा रहा है कि जीएसटी के जरिए जनता को लूटा जा रहा है, जनता की जेब खाली की जा रही है। प्रियव्रत शर्मा जी, आपका बयान। देखिए सर, आरोप लगाना लोकतंत्र में अच्छी बात है, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो समझदार आदमी है उसको सब पता है कि जीएसटी से पहले क्या क्या टैक्स लगता था। हमारे यहाँ पे एक्साइज लगता था, कस्टम लगता था, सेल टैक्स, वैट लगता था, वैट के बाद में सर्विस टैक्स भी लगता था, सर्विसेज के ऊपर। सारे कैलकुलेशन को जब जीएसटी काउंसिल बनी तो उसका यही काम था कि जो एचएसएन कोड है उसके ऊपर टैक्स की रेट्स अभी क्या है, उस टैक्स की रेट से ज्यादा कोई रेट लगनी नहीं चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए सारे जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट की परमिशन लेकर के, सारे स्टेट को राजी करके उसके बाद में रेट को लागू किया गया। तो वहां ये सवाल खत्म हो जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि पहले लूटा ये लूटा। अब सीधा सा सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है कि जीडीपी जब 2014 में 1,06 ट्रिलियन थी, आज 4 ट्रिलियन है, तो जीडीपी के हिसाब से अनुपातिक रूप से कलेक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। जब 10 ट्रिलियन हो जाएगी तो यही कलेक्शन 24 लाख करोड़ वाला 60 लाख करोड़ होगा। तो देश बढ़ रहा है, देश की प्रगति हो रही है, तो आंकड़े तो बढ़ेंगे ना। आज एक फर्म है, कोई टर्नओवर करती है 50 करोड़ रुपया, और उसको अपन बोलेंगे साहब आप तो 5 करोड़ रुपया टैक्स ही दे रहे थे, अब आपका टर्नओवर हो गया 500 करोड़। तो वो 500 करोड़ के हिसाब से बिजनेस करता है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, उसके हिसाब से एम्प्लॉय रखता है, उसके हिसाब से उसकी सारी व्यवस्थाएं होती है, बैंक की फंडिंग भी उस हिसाब से होती है, उसको डेट भी वैसे ही चाहिए। तो ये एक सतत प्रक्रिया है विकास की, और विकास की प्रक्रिया के अंदर सबको पता है कि अपना जो जीडीपी जिस तरीके से ग्रो करेगा तो जी। टैक्स के आंकड़े भी बढ़ेंगे। रेट में कोई इशू नहीं था। आज भी मैं चैलेंज करता हूं,
कोई ऐसा रेट नहीं है जो तीनों रेट को प्रियव्रत जी मिला माफ सके। कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। आपने भले ही कहा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है और बेबुनियाद आरोप लगा रही है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जो लाजमी तौर पे आपकी तरफ से या तो उत्तरदायी होने चाहिए या सरकार की तरफ से उत्तरदायी होने चाहिए। मैं आपका थोड़ा सा समय लेके उन सवालों का थोड़ा यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। कई बातें हैं जो जीएसटी में स्पष्ट रूप से अभी फिलहाल के तौर पे नहीं की गई है। पहला उसमें हम अगर आगे बढ़े तो है कि जीएसटी में सुधार हम 2017 से मांग कर रही है, और अभी जो सुधार हुआ है वो सीमित सुधार है। सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्गीय एमएसएमई सेक्टर प्रोसीजर को कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें सरलता लाने की जरूरत है। राज्य की आमदनी में कटौती होगी, उनका मुआवजा कैसे मिलेगा? पिछले 5 साल के लिए जो मुआवजा मिला था, राज्य ने मांग की है कि हमें अगले 5 साल के लिए भी कंपनसेशन दीजिए। उस पर प्रधानमंत्री अभी तक कुछ बोल नहीं पाए हैं। तो ये कुछ ऐसी बिंदु है, ये कुछ ऐसे तर्क हैं जो विपक्ष द्वारा लगातार पेश किए जा रहे हैं। इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है। जी प्रियव्रत जी। देखिए सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक हर महीने होती है। टाइम जो उनका शेड्यूल होता है उसमें हर टाइम पे डेट, मतलब टाइम टू टाइम वो बैठकें होती रहती है, जिसमें सारे स्टेट उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सबकी परमिशन होती है, सबकी रजामंदी होती है, उसके बाद कोई फैसला होता है। तो किस स्टेट को कैसे कंपनसेट किया जाएगा, क्या उसका रेशियो, क्या उसका इनकम में कंट्रीब्यूशन है, वो सब वहां पे फार्मूला फिट होता है। और वहां फार्मूला तय होने के बाद में सबकी रजामंदी होती है, उसके बाद में वो स्टोरी तय होती है। इसकी बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जीएसटी रेट को कम करना है ज्यादा करना, ये मैं कह रहा हूं कोई दो जीएसटी 2 आ गया तो इसके बाद ये नहीं है कि और कम नहीं होगी, और भी कम हो सकती है। क्योंकि हमें देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे को यूटिलाइजेशन किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना करना है, डेवलपमेंट में कितना करना है, हमारे को सुरक्षा में, डिफेंस में कितना करना है, और उसके बाद में सोशल एक्टिविटी में कितना करना है। उसके बाद भी यदि बचता है या लगता है देश को, देश के प्रधानमंत्री को लगता है, सरकार को लगता है, तो वो उस पैसे को जनता की सुविधा के लिए वापस उसको कम कर सकती है। तो तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। प्रधानमंत्री जी ने एक मिनट जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट कहा था कि ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है, सुधारों का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। और आज भी नहीं, देश आजाद हुआ तब से चल रहा है, लेकिन हमने तो 8 साल के अंदर क्या से क्या करके दिखा दिया। 8 साल में आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहे, एयरपोर्ट नहीं दिख रहे, एम्स नहीं दिख रहे, सड़कें नहीं दिख रही, डिफेंस नहीं दिख रहा, ऑपरेशन सिंदूर नहीं दिख रहा। किस तरीके से हम लड़ने में सक्षम हुए। आज देश की सुरक्षा व्यवस्था देखो, देश की तीनों सेनाओं की सर ये तो सरकार का दायित्व है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि चलिए ठीक है, सरकार का गणेश जी दायित्व, से सुन सरकार के लेते हैं। दायित्व गणेश जी मुस्कुरा रहे थे आपके इस ना तर्क पे। दुबे साहब, गणेश जी, दायित्व के लिए, सरकार चलाने के लिए तो पैसा प्रियव्रत जी, सर, चाहिए। सर, इनके यहाँ पे 1 रुपया जाता था, 85 रुपया खत्म हो प्रियव्रत जाता जी था ने रास्ते कहा में। कि प्रधानमंत्री जी एम्स कहते और थे, एयरपोर्ट, हमने पूरा पैसा एम्स का और 1 रुपए एयरपोर्ट। का प्रियव्रत उपयोग जी, देश के आप विकास प्लीज के मेरी लिए, बात देश की सुनिए। सुरक्षा के आपने लिए। सर मेरे को बोलने दीजिए, और आपकी एम्स बारी आएगी, आप एम्स बोलिए, सर मैं आपके बीच में नहीं देखा जाए बोलूंगा। तो एम्स सर, चलिए ठीक है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी आप बातें बता रहा हूँ। आपने कहा एम्स, आप तो बीच आपका में कहने बोल का रहे हैं तो मतलब है फिर पहले ठीक एम्स है, नहीं इनसे थे, बात ले पहले डॉक्टर लीजिए, नहीं या थे, तो मुझे आप पहले मौका एयरपोर्ट दे रहे नहीं हैं हुआ तो मुझे करते थे, बोलने दीजिए। पहले तो अपने ऐसे चलते थे। आप आपका कहने का क्या आप मतलब है? आपकी आपने बारी में आप कहा बोलना, आपने आपकी कहा बारी कि में आप एम्स बोलना, और धैर्य आपने रखिए। कहा एम्स कहा, आप एयरपोर्ट कहा, डिबेट की मर्यादा ही नहीं डिफेंस रखना कहा। चाहते तो ठीक इसका है। मतलब अभी जो पुलवामा हमला हुआ वो कैसे हुआ? डिफेंस बहुत मजबूत है ना सर आपका, फिर कैसे हुआ सर? एम्स आज तक क्या डॉक्टर अरे नहीं थे आपके पुलवामा पास? हमले में डिफेंस का क्या काम है भाई? आप बताइए, कोई आपके आदमी पास मरना डॉक्टर चाहेगा नहीं और थे, आकर के ब्लास्ट पहले कर डॉक्टर देता नहीं है। हुआ करते थे। फिर भी हमारे यहाँ पे देखिए, पहले आपकी पहले सरकारों आप में पूरे पहले देश में आतंकवादी हमले एम्स होते सफर थे। किया आपने, आज पूरे से देश में 2014 आतंकवादी में हमले आपने होते कहाँ थे। सफर किया अभी है? वो सिमट कर आपने कश्मीर एयरपोर्ट तक सफर रह नहीं गया। किया, वो भी एरोप्लेन का धीरे यूज नहीं धीरे हम किया सही आपने। कर रहे हैं। कश्मीर को आपने पूरी जला के रखा है सर, हमेशा अपने फायदे आप के लिए। गलत मुद्दे पे अपने जा रहे हो। राजनीतिक आप रोटियां देखो, सेकते रहे आप उसके ऊपर। आप कहाँ आप ठीक है वो नहीं कहाँ देख रहते प्रियव्रत रहे। जी, हैं? गणेश आपने जी देखिए, डेवलपमेंट की बात नहीं हम की। इस पर एक वैचारिक चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की बहस में शुमार होकर जनता भ्रमित हो जाए जानकारी से। तो मेरे आखिरी 2-3 सवाल है प्रियव्रत जी, लाजमी तौर पे आपसे पूछना है, क्योंकि पूरी ये जो कॉन्सेप्ट है सर उसके जब पीछे आप आपकी इनको सरकार। टाइम देंगे मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं जब बोलूंगा तो इनको बीच में नहीं बोलना। प्लीज ये डेफिनेटली डेकोरम मेंटेन डेफिनेटली करिए। मैं पूरी सुनिश्चित करूंगा कि गणेश जी बीच में ना बोले। मेरा सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि यह मुनाफाखोरी को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी 2.0 को लेकर मुनाफाखोरी की जो घटनाक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाए, बढ़ जाए। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्योंकि ये सवाल मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो जनता भी मेरे से बहुत पूछ रही है, तो मैं आपके जरिए समझना चाह रहा हूँ। जी देखिए सर, जनता का जो एक डर है कि कंपनियां प्रॉफिट रख लेगी क्या। आज आपने देखा पूरे अखबारों के अंदर कंपनियों, देखो होता क्या है कि हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई लीडर होता है। आज सारे लीडर के रेट अपने आप कम हो गए, तो जो लीडर होता है उसका एक प्राइस का वो रेगुलेट करता है पूरे मार्केट को। तो उसके बाद में जो सेकेंडरी लीडर है, थर्ड का ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, वो उसी से गवर्न होते हैं। उनको मजबूरन उसके हिसाब से कंपटीशन के अंदर प्राइस को कम उसको भी करना ही पड़ेगा। और सबको पता है सर, आज मैं जा रहा हूँ एक चीज लेने, मेरे को पता है इतने रुपए में आ रही थी, जीएसटी का बेनिफिट भी सबको पता है, सब जानते हैं, सोशल मीडिया सबको पता है, सबको पता लगे कि जीएसटी का रेट कितना हुआ है। ऑटोमेटिक दुकानदार अपने आप करने के लिए बाध्य है।
और हमारे यहाँ पे एक और बता दूं, जीएसटी के अंदर जब रिटर्न फाइल होती है तो उसके अंदर पर यूनिट का रेट भी आता है। तो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हम इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा नहीं देना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं हमारा व्यापारी ईमानदार है, टैक्स का कलेक्शन रेगुलर 10 साल में बढ़ रहा है। तो व्यापारी पूरा का पूरा पूर्ण ईमानदारी के साथ नैतिकता का भाव रखते हुए वो पूरा का पूरा, हमारे वेदों में भी कहा गया वाणिज्य सूक्तम में कि जो ईमानदारी से व्यापार का आप प्रॉफिट कमाएंगे उसी से आप समृद्ध हो सकते हैं, उसी से आप विकसित हो सकते हैं। शॉर्ट रखिएगा थोड़ा सा, एक और सवाल है मेरा आपसे, थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा ईमानदारी जी। से उसको ट्रांसफर करेगा। जी, एक और मेरा आखिरी सवाल है कि सरकार को राजस्व का नुकसान होगा, ये भी कहा जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फिर गणेश जी आपसे मैं आखिरी आपका तर्क लूंगा, उसके बाद समाप्त करेंगे। जी प्रियव्रत जी। सर, जब भी कोई डिसीजन हम लेते हैं तो उसके पीछे पूरा होमवर्क होता है। हमें भी पता है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो हमने वेव ऑफ किया है तो उसका रेवेन्यू कैसे आएगा। होता है क्या है सर, जब कोई चीज सस्ती होती है और लोकल को हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो जो लोग अभी बाहर से मंगवा रहे थे वो चीजें अब पीएलआई से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होगा, स्वदेशी को पूरा मूवमेंट चल पड़ा है, तो वो चीजें अब और भी सस्ती होगी। जब सस्ती होती है तो टर्नओवर भी बढ़ता है, और टर्नओवर बढ़ेगा तो आगे आने वाले टाइम में इसका कंपनसेशन हो जाएगा। उसकी चिंता करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं है। हमें पता है कि हमने किया है, तो हमने पूरा होमवर्क करके किया है, उसका भी हमने रास्ता निकाला है। लेकिन जो चीज हम कर रहे हैं, हम शायद रामायण की एक चौपाई है उसको ध्यान में रख के हमेशा काम करते हैं। प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो हमारा काम अपने आप सही होगा कि हमने उसके ऊपर पूरे विचारिक रूप से, नैतिक रूप से उस पर पूरी वर्किंग की है, उसके बाद में इस पर इनिशिएट किया, और साल भर के अंदर आपको वो भी मिलेगा कि इसको कंपनसेट करें। कहीं देश का विकास कम नहीं होगा, कहीं सुरक्षा से समझौता नहीं है, कहीं डेवलपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बजट आप देखेंगे तो आपको लगेगा। गणेश जी, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, सरकार ने पूरा होमवर्क करके रखा गया है, आप सिर्फ सवाल खड़ा ना करें, सरकार का सहयोग करें। राजेंद्र गुड्डा की तरह इनकी होमवर्क की डायरी खो चुकी सर। डायरी नहीं है इनके पास, खाली होमवर्क किया हुआ है, वो पता नहीं कैसे किया हुआ है। आप सुनो मेरी बात सुनो सर, 2.0 पे बात करता हूँ सर मैं। इन्होंने बोला कृषि के लिए, इन्होंने ट्रैक्टर पे इन्होंने 12%। ट्रैक्टर, अपन भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, मानते इस बात को? जब भारत कृषि प्रधान देश है तो इन्होंने ट्रैक्टर पे कितना लगा रखा था? ट्रैक्टर किसकी यूज आता है? किसानों की यूज आता है। इन्होंने 12% लगा रखा था, इसको कितना किया? 5%। जबकि ट्रैक्टर एक किसान की यूज आता है, तो इनको कम से कम उसके किसान के लिए तो 5% से 0% करना चाहिए, एग्जाम करना चाहिए था इनको। लेकिन इनको क्या है, वो अपनी नोटबुक का है ना, जो नोटबुक संभाल के रखी है ना, वो क्या बोलते हैं, जो काम किया हुआ है पूरा नोटबुक, तो उसको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अभी दूसरी बात करता हूँ सर मैं इनके ड्रिप इरिगेशन की। राजस्थान स्टेट एक ऐसा ड्राई, एक तरीके से ड्राई स्टेट तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी काफी जगह बड़ा सूखा स्थान है, ठीक है। तो अपने को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सर। तो पानी को अगर जितना कम यूटिलाइज करके उसके ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए ना, तो वो अपने लिए बड़ा बेनिफिट है। इन्होंने सर एक मिनट सर, तो इन्होंने क्या किया, ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम होता है उस पर 12% जीएसटी लगा रखी थी। आई थिंक वो एग्रीकल्चर यूज होता है, प्योरली एग्रीकल्चर है वो, कोई कॉर्पोरेट यूज होता है, कोई कॉमर्शियल यूज होता। उस पर इनको 0% रखनी चाहिए थी, एग्जाम रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी तक भी उसको 5% में रखा है, जो बिल्कुल गलत है। किसानों के लिए आप आम आदमी के लिए काम करना चाहते हो या फिर क्या नाम है, बिजनेसमैन के लिए काम करना चाहते हो? आप कम से कम जो किसान है, आपके लिए अन्नदाता है, उनके बारे में आप सोच नहीं रहे, और आप सोच रहे हो किसी और के बारे में। दूसरी बात करता हूँ आपकी शिक्षा की। आज मैंने सीए की क्लास ली है, सीए में सीए बन के तैयार हुआ हूँ ना, उससे पहले मैं 18% जीएसटी देके आया हूँ सर। उससे पहले मैं 18% जीएसटी देके आया हूँ मेरी स्टडी पे। तो ये आप एक तो आप बोल रहे हो कि मुझे स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, ये सब चीजें का बड़ा मतलब वो देख रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो कि क्या नाम है, जीएसटी लगाएंगे उस पर। तो सर आप समझो, जीएसटी, एजुकेशन पे जीएसटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अगर कोई ट्रेनिंग भी लेते हैं ना, कोई नया सेशन आता है सर, उसके पता क्या करना पड़ता है, 18% जीएसटी देना पड़ता है सर। ये गलत नहीं है। हम अपने नॉलेज को, अगर नॉलेज को एनहांस करना है, आपके जरिए विपक्ष का जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, मैं उम्मीद करता हूं। मुझे लास्ट वर्ड बोलनी दीजिए सर, मुझे दो लाइन में बोल दीजिए सर। जी जी, ये बात करते हैं स्वास्थ्य की सर, स्वास्थ्य की बहुत अच्छी बातें करते हैं। जो 36 जीवन रक्षक दवाइयां हैं, 36 जीवन रक्षक दवाइयां हैं, इन्होंने आज से पहले 12% जीएसटी कर रखा था सर इस पे। ठीक है, एक आम आदमी अगर बीमार हो जाता है ना, तो उसके लिए इनको 12% जीएसटी दो, उसके बाद में दवाई लो और उसके बाद में अपना इलाज कराओ। तो अब उसको 0 किया है सर, ये बहुत पहले की जरूरत थी। दूसरी चीज सर, इन्होंने ऑक्सीजन पे रेट किए हैं अभी 12% से 5%। कोरोना महामारी कितनी बड़ी महामारी थी, जिसमें कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा सर जरूरत थी उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गणेश जी, मैं आपके तर्क को समझ रहा हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हम एक एक प्रोडक्ट पर लेके बात करें, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि समय का थोड़ा सा अभाव है। लेकिन उसके बावजूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि सरकार में बैठे और सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं या प्रियव्रत जी,
उन्होंने आपकी बात को सुना होगा, समझा होगा और उम्मीद है कि आने वाले जो भी सुधार होंगे, जो भी अमेंडमेंट होंगे, जो भी प्रियव्रत जी मैं माफ़ी चाहूँगा, समय का बहुत अभाव है, इसके चलते मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत मैं बहुत इनका शुक्रिया आप जवाब तो दोनों दे का। दूं जो 2 मिनट में बात करिए। जी जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़ने के लिए। लगातार आप दोनों से बात करके बहुत मजा आया और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। इस पूरी चर्चा का जो मुख्य विषय था, मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि जो हमारी जनता है, हमारे जो दर्शक है, उन तक ये जो रिफॉर्म है उसकी सारी जानकारी स्पष्ट रूप से उन्हें पहुंचे। और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सफल रहा, हमारे जो दोनों प्रवक्ता थे वो इसमें सफल रहे कि तमाम सारे जो सवाल थे, तमाम सारे जो कहानी के पहलू थे वो आप तक स्पष्ट रूप से और का किस्सा गोई तरीके से आप तक पहुंच रहे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।